नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का 8वां पाठ पवन, तूफान और चक्रवात का भाग 3 शुरू करते हैं। तो भाग 2 में हमने देखा था कि एक प्रयोग भी क्रियाकलाप में पढ़ा कि गर्म हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उड़ती है। तो जब गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं तो वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। तो उस कम वायुदाब को पूरा करने के लिए उसके आसपास की ठंडी हवाएं वहाँ पर आती है। मतलब इस क्रियाकलाप से क्या अर्थ निकल रहा है कि हवाएं या पवन चलने का जो कारण है वो वायुदाब में अंतर के कारण होता है। मतलब जितना अधिक वायुदाब में अंतर होगा उतनी तेज पवनें चलेगी। तो इस वायुदाब में अंतर के कारण ही हवाएं चलती हैं और हवाएं हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। तो आज अपन देखते हैं कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पवन धाराएं मतलब कि हवाओं के चलने का जो क्रम है या जो हवाएं चलती हैं उसका कारण क्या है? पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होना। मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ हवाएं गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी तो वहाँ का वायुदाब कम हो जाएगा और उस कम वायुदाब की पूर्ति करने के लिए दूसरी जगह की हवाएं चलकर वहाँ आती है। तो इस प्रकार हवाओं का जो बहने का जो क्रम है वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने का कारण माना जाता है। तो अब पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होना, तो अब पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होने मतलब कि पृथ्वी असमान रूप से गर्म कैसे होती है? तो एक पहला तो है जैसे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। तो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने में एक उदाहरण ये है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। जैसा कि हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो अब अपन देखते हैं कि पृथ्वी के जो 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें वो कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती है। मतलब कि वहाँ ध्रुवों पर जो है वो सूर्य का तापमान ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है, जबकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ध्रुवों पर तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि ध्रुवों पर जो है वो सूर्य का ताप अधिक नहीं पहुंचता है, इसलिए वहाँ का क्षेत्र कैसा होता है? ठंडा। जबकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ का क्षेत्र कैसा होता है? गर्म। मतलब कि ये वाला क्षेत्र तो हो गया ठंडा और ये बीच वाला भाग जो होता है वो होता है गर्म। तो अब यहाँ भूमध्य रेखा के क्षेत्र वाला भाग सूर्य के ताप के कारण ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ज़्यादा गर्म होगा तो वहाँ की हवाएं भी ज़्यादा गर्म होगी और हवाएं गर्म होने के बाद में हल्की हो जाती हैं। तो हल्की होकर वो कहाँ उड़ जाएगी? ऊपर उड़ जाती है। तो यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं तो यहाँ के वायुदाब, यहाँ का जो वायुदाब है वो कम हो जाता है। तो यहाँ भूमध्य रेखा पर गर्म हवाओं के ऊपर उड़ जाने के कारण वायुदाब कम हो जाता है। तो उस वायुदाब को पूरा करने के लिए ध्रुवों की ओर से हवाएं चलकर आती हैं और उस वायुदाब को पूरा करती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होने का कारण क्या हो गया कि भूमध्य रेखा में तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ का क्षेत्र ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगी तो वहाँ की हवाएं भी ज़्यादा गर्म होगी, और हवाएं ज़्यादा गर्म होने के कारण वो ठंडी होकर ऊपर उड़ जाती हैं, और तो वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है। तो उस वायु दाब की पूर्ति करने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से हवाएं चलकर वहाँ आती हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी का तापमान जो है वो असमान रूप से गर्म हुआ, और जब तापमान असमान रूप से गर्म हुआ तो हवाओं के चलने का क्रम भी उसी के अनुसार चलता रहता है। ठीक है, एक तो ये हो गया भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। दूसरा है एक है कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अब थल और जल असमान रूप से कैसे गर्म होते हैं? दूसरा हो गया थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। तो अब जैसा कि हमने एक पिछले पाठों में थल समीर और जल समीर, थल समीर और समुद्र समीर पढ़ा था, थल समीर और समुद्र समीर पढ़ा था। तो थल समीर में तो क्या होता था कि थल से हवाएं चलकर समुद्र की तरफ जाते थे, और समुद्र समीर में क्या होता था, समुद्र से चलकर हवाएं थल की ओर आती थी। अब ये कैसे आते थे? तो हमने देखा था कि एक तरफ समुद्र है और एक तरफ मरुस्थल है, मतलब कि ये तो हो गया समुद्र या भाग और ये हो गया स्थलीय भाग। अब दिन के समय में हम देखते हैं कि स्थल जो है वो ज़्यादा गर्म होता है और समुद्र जो है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। दिन के समय में स्थल ज़्यादा गर्म होता है और समुद्र ठंडा रहता है। तो यहाँ के हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं, तो हवाएं चलकर कहाँ आती हैं? समुद्रों से स्थल की ओर आती है। जब हवाएं चलकर समुद्रों से स्थल की ओर आती हैं तो उसे बोलते हैं थल समीर। ठीक है, ऐसा कैसा, यदि जैसे ये तो दिन में था, अब रात की बात करें तो रात में जो है वो थल जो है वो समुद्रों की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा हो जाता है। रात में थल जो है वो समुद्रों की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा होता है, तो समुद्र जो है वो थल की अपेक्षा गर्म रहते हैं। तो अब रात के समय में हवा कहाँ से किस ओर चलती है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तो इसको बोलते हैं समुद्र समीर। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने पिछले पार्ट में जो थल समीर और समुद्र समीर में देखा था कि थल और समुद्र के अलग अलग गर्म होने के कारण, अलग अलग तापमान असमान होने के कारण भी हवाएं जो है वो चलती रहती है। तो दूसरा कारण पवन धाराओं के चलने का ये भी हो गया जल और थल का असमान रूप से गर्म होना। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गर्मियों के समय में जो थल है वो तेज़ी से गर्म होते हैं और अधिकांश समय तक, मतलब गर्मियों में जो रेत है या जो थल वाला भाग है वो ज़्यादा गर्म होता है, और अधिकांश समय तक थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। मतलब लंबे समय तक जो है वो थल जो है वो ज़्यादा गर्म रहते हैं और समुद्र थोड़े ठंडे रहते हैं। तो थल के ऊपर की वायु गर्म हो जाएगी। अब थल ज़्यादा गर्म होंगे तो वहाँ की ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं, तो हवाएं समुद्रों से चलकर स्थल की ओर आएगी। तो यह जो हवाएं जो समुद्रों से चलकर स्थल की ओर आती है वो एक प्रकार से मानसूनी पवनें कहलाती है। मतलब गर्मियों का मौसम है, क्या होगा, गर्मियों के मौसम में थल जो है वो कैसा रहेगा, ज़्यादा गर्म। ठीक है, और समुद्र जो है वो कैसे रहते हैं, ठंडे। तो अब यहाँ गर्म ज़्यादा है तो यहाँ की हवाएं चलकर कहाँ चली जाएगी, गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं। तो यहाँ का जो वायु दाब है वो क्या हो गया, कम। तो इस कम वायु दाब को पूरा करने के लिए ठंडे समुद्रों की ओर से हवाएं चलकर थल की ओर आती हैं। तो
तो ये जो हवाएं चलकर समुद्रों से थल की ओर आ रही है, तो ये अपने साथ इन हवाओं को बोलते हैं मानसूनी पवनें। मतलब कि ये अपने साथ में मानसून को लाती हैं और थल पर वर्षा करवाती है। ठीक है, तो ये जो मानसूनी पवनें आती हैं इसमें मानसूनी शब्द, तो ये मानसूनी शब्द जो है वो मौसम शब्द से लिया गया है और मौसम का अर्थ होता है ऋतु। ठीक है, अब ये कहिए अगर उल्टा करें अपन, ये तो गर्मियों की बात हो गई, अगर अपन सर्दियों की बात करें तो समुद्रों से आने वाली पवनें अपने साथ जल वाष्प को लाएगी। अब यहाँ जो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जो हवाएं आती हैं वो अपने साथ में जल वाष्प को लाती हैं। ठीक है, और उसी से यहाँ थल पर बारिश होती है। तो ऐसे यह प्रक्रम चलता रहता है कि भाई यहाँ समुद्रों से ठंडी हवाएं थल पर आएगी और ये अपने साथ में जल वाष्प को लाती हैं और यहाँ बारिश करवाती हैं। वही पानी वापस भाप बन के ऊपर उठेगा, बारिश होगी और समुद्र में मिलते जाएगा। तो इस प्रकार यह एक जो है वो जल चक्र को पूरा करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पवन धाराओं के जो बहने का जो कारण है वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होना होता है।